सभी क्रांतिकारी महापुरुषों को मेरा अभिवादन। मुझे धम्मचर्य मैत्रेय रत्न का जब फ़ोन आया कि आपको इस प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट के ऊपर डेलिब्रेशन देना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि नागलोक इटसेल्फ ही अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट में अपने दो शब्द रखना, ये अपने आप में ही बहुत ग्रेटफुल थिंग है। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना है नागलोक टीम, मैत्रेय रत्न, विवेक रत्न, आप सभी का, भानु का, कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विवेक रत्न को सुन रहा था और उन्होंने जिस तरीके से अपने इस आज के प्रोग्राम का जो एक आउटकम क्या होना चाहिए और इस सब्जेक्ट के बारे में जो एक जानकारी दिया, तो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इन डेप्थ उसका डेप्थनेस दिख रहा था मुझे। और उस सब्जेक्ट के सीरियसनेस के मोड पे जो उन्होंने वाइंड अप किया, वो मुझे लगा कि वो बहुत एक चैलेंजिंग है। और इसी तरीके का चैलेंज मुझे लगता है कि हम साथियों को जो है उन्होंने जो भी एड्रेस किया वो मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा, और मैं भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस विषय के लिए मुझे चुना। समय काफ़ी कम दिया गया है और जिन साथियों को जिस सब्जेक्ट को दिया गया है उस सब्जेक्ट को उतने कम समय में उसको न्याय नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करेंगे, कामयाब प्रयत्न करेंगे कि उस सब्जेक्ट को न्याय मिले। तो थोड़ा मैं एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की मेरे स्टाइल में अपनी बात रखना चाहूँगा, ताकि मेरी बात भी पहुँचे और वो समय का भी जो है उपयोग हम सदुपयोग करें उस समय का, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इस सब्जेक्ट को अपना अभिन्न अंग समझता हूँ। अपना अभिन्न अंग समझने का रीज़न एकमात्र है, वो रीज़न ये है कि ये जो सब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है सोशल एक्टिविज़म, इस सोशल एक्टिविज़म से जो है वो हम लोग रोज़ जी रहे हैं, और इस सोशल एक्टिविज़म की वजह से ही जो है मेरा प्रेजेंस यहाँ पे है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर ये सोशल एक्टिविज़म नहीं होता था तो मेरा यहाँ पे प्रेजेंस नहीं हुआ रहता था। जिन महापुरुषों का मैं आइडियोलॉजिकल प्रोडक्ट हूँ, वो आइडियोलॉजी अगर नहीं रहती थी तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता था। मैं मेरे माता पिता का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हूँ, ये मैं बारंबार कहता हूँ। और यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ और जो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा व्यक्तिमत्व है, वो एक मेरे महापुरुषों का जो मैं आइडियोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बोलता हूँ मैं बार बार, वो उनकी वजह से हूँ। ये कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत बार जब हम लोग अपने अचीवमेंट्स को देखते हैं, तो अचीवमेंट्स को देखने के बाद बारंबार हम लोग ये कहते हैं कि ये मेरे मेरिट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ने के बाद में ये समझ में आता है हमें कि मैं आज जो कुछ हूँ वो मेरे फोर फादर्स और जो मेरे आइडियोलॉग्स थे, जो महापुरुष थे, जो सिर्फ रिफॉर्मर नहीं कह सकते हैं, समाज सुधारक नहीं कहते, उसे समाज क्रांतिकारक जो थे, वो समाज क्रांतिकारक लोगों की वजह से ही जो है वो मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कहना बहुत जरूरी है। ये बात को समझना आने वाले कुछ समय के बाद में मैं आप लोगों को सामने रखूंगा। लेकिन अपनी बात को मैं बाबा साहब की उस बात से शुरू करना चाहता हूं जो बाबा साहब खुद लिखते हैं। बाबा साहब के डेली रूटीन्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर देवीलाल जी ने जो किताब लिखा है, उसमें बाबा साहब ये कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ माई लाइफ इज अ नोबल लिविंग, एंड नोबल लिविंग कंसिस्ट इन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, लर्निंग; सेकेंड, कैरेक्टर बिल्डिंग; एंड थर्ड, सिंसियरिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। तो ये तीन बातों के ऊपर बाबा साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। बाबा साहब ने ये बात को समझना होगा कि जिस चीज के लिए हम लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं, जिस चीज के लिए हमारा ये प्रेजेंस है,
उस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये किसी इंडिविजुअल का ये फिलॉसफी नहीं है, ये उसके स्ट्रगल का प्रोडक्ट है। और जब ये स्ट्रगल का प्रोडक्ट है बोलते हैं हम लोग, तो ये स्ट्रगल का प्रोडक्ट को समझना जरूरी है कि हम ये जो बाय प्रोडक्ट है ये उनके स्ट्रगल की वजह से है। तो ये जो एक्टिविज्म ये हमारी भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जब अपने आप को इतना डेवलप करते हैं, एजुकेटेड होते हैं, इतने सफरिंग में रहते हैं और सफरिंग के बाद में अपने आप को खड़ा करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, इतना डेवलपमेंट करते हैं कि वो अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट बहुत बड़े मकाम पे पहुंचा सकते थे। लेकिन उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने आप में इतना समाहित करके रखा था कि जब वो उतना डेवलपमेंट किया उन्होंने अपने आप को, उसके बाद में उन्होंने सोसाइटी को उतने ही बड़े पैमाने पे लोगों को पे बैक किया। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल को समझनी होगी कि ये सोशल एक्टिविज्म है क्या। ये सोशल एक्टिविज्म और कुछ नहीं है साथियों। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल एक्टिविज्म ये इंडिविजुअल्स के व्यूज है। अब मैं इसे टेक्निकल भाषा में आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा, मैं आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये व्यूज क्या है। ये जो प्रोडक्ट्स है, हम लोग जो हमारी आइडियाज डेवलप करते हैं, ये जो लोग व्यूज सुन रहे हैं हम लोग डेली उठने के बाद में सोते समय तक जो व्यूज सुन रहे हैं उसमें अपने ओपिनियंस क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो व्यूज आ रहे हैं ये व्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक पहला राइट व्यू होता है और एक रॉन्ग व्यू होता है। अब बुद्धिस्ट भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि के बारे में जो आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना है, हम लोगों ने अपने मित्र क्लासेस में, हमने जीफा वर्कशॉप में, हमने कई ऐसे रिट्रीट्स में सुना है। ये जो रॉन्ग व्यूज है, ये रॉन्ग व्यूज को जो व्यूज सुन रहे हैं उसी को हमने डिफाइन कर लिया है, ये राइट है रॉन्ग है। और जो कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे रॉन्ग व्यूज को जो है हम लोगों ने राइट व्यूज करके परस्यूट किया है, क्योंकि बारंबार हमारे दिमाग में ये थोपा गया है कि भाई ये सही है, ये सही है। और जो बारंबार दिया गया था तो कभी भी हम लोगों ने अपना खुद का थिंकिंग नहीं लगाया है और उसको हमने एज इट इज एक्सेप्ट किया है। और जब जब हमने एज इट इज एक्सेप्ट किया है तो उसी को हमने इतिहास बना लिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते हैं कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वो लोग इतिहास बना नहीं सकते, और इतिहास बनाने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली मैं यहां पे बताना चाहता हूं। एक्टिविज्म का प्रॉब्लम ये हुआ है, सोशल एक्टिविज्म का प्रॉब्लम ये हुआ है, भानु जब भी कुछ कह रहे थे लेकिन मुझे लगा कि वही डायलॉग कह रहे थे कि मेरा वो कॉपीराइट है बेसिकली। तो मैं बार बार ये कह रहा था कि भाई भानु वो तो नहीं कह रहा है, भानु ये कह रहे थे कि भाई हमारा प्रॉब्लम ये है। तो जब ये शुरू किया तो मैं यही बात, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा एक स्टेटमेंट है, बार बार देता हूं कि हमारे देश का ये प्रॉब्लम है, हमारी समस्या यह है कि हमारी समस्या क्या है यही हमें नहीं पता। समझ रहे आप? हमारी समस्या यह है कि हमारी समस्या क्या है यही हमें नहीं पता। अब समस्या इसलिए नहीं पता क्योंकि हमें किसी ने बता दिया है कि यही बात तुझे करनी है, और ये व्यूज को हम लोग लाइफ लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। अब इस रॉन्ग व्यूज को बुद्धा ने अपने पीरियड से ही बहुत ही ब्यूटीफुली इसको समझाया है। मैं बहुत ही सादी भाषा में करना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए ये सरल हो गया आज, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी यूथ बैठा हुआ है और मेजॉरिटी यूथ को मैं एड्रेस कर रहा हूं, तो मैं ये सोच समझ कर रहा हूं, उनकी भाषा में बताना चाहता हूं ताकि आप जल्दी से उस बात को समझ सके। और कम समय है तो कम समय में ज्यादा बात आप समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, अब ये सोशल एक्टिविज्म का प्रॉब्लम क्या हुआ भारत में? ये सोशल एक्टिविज्म का प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने कुछ छोटा मोटा सोशल वर्क कर लिया, किसी को हेल्थ, किसी को गोलियां दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, ब्रिज बना लिया, रास्ते बना लिए, गड्ढे बुझा दिए, ये सोशल वर्क हो गया। किसी को एक दिन हेल्प कर लिया, ये सोशल वर्क हो गया, और उसको हमने सोशल एक्टिविज्म बोल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाबा फुले शाहू अंबेडकर के प्रोडक्ट है, फुले शाहू अंबेडकर सावित्री के प्रोडक्ट है, पेरियार के प्रोडक्ट है, नारायण गुरु के प्रोडक्ट है, कबीर के प्रोडक्ट है, रविदास के प्रोडक्ट है, घासीराज के प्रोडक्ट है, अहिल्याबाई होलकर के प्रोडक्ट है,
मुझे लगता है कि ये सारे लोगों के आइडियोलॉजिकल अगर प्रोडक्ट है तो नॉन थिंकिंग पीपल नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। ये लोग नॉन थिंकिंग पीपल नहीं है। जब हम बोलते हैं कि हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो थिंकिंग क्लास होते हैं। और कभी भी ये छोटी मोटी एक्टिविटी को, सोशल वर्क की एक्टिविटी को एक्टिविज्म का पार्ट नहीं बोल सकते। एक्टिविज्म क्या है अगर देखना है तो इसका जीता जागता उदाहरण नागपुर में कामठी रोड पे भीलगांव में नागलोक सेंटर जो है वो एक्टिविज्म का पार्ट है। इस बात को समझना जरूरी है। इतिहास के बहुत एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं, इतिहास के बहुत एग्जाम्पल होने वाले हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में हो रहा है उस बात को समझना, उसको अप्रिशिएट करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता ही है, हम इतिहास को इतना खरोदते हैं कि इतिहास को बोलते समय ये तो बोल गए, क्योंकि मुझे भी ये मालूम है, विवेक रत्ना ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली बात कही है कि हर एक आदमी को सारे नारे पाठ हो गए, सारे नारे पाठ हो गए, सारे स्लोगन्स पाठ हो गए। बाबा साहब ने दीवार पे क्या लिखा तो ये तो शब्द शब्द पाठ हो गए। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, जो पाठ हुआ है उसको बुद्ध की लैंग्वेज में, उसे बुद्ध ने कहा था, जब एजुकेट किया था लोगों को, तो उसको सुबुति, धम्मचारी सुबुति ने उनके बुद्धिस्ट विजन इस किताब में बुद्ध ने जो एड्रेस किया था उसके बारे में 3 शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग किया। उन्होंने कहा था, सुबुति ये लिखते हैं कि उन्होंने कहा था कि जब हम एजुकेट होते हैं, जब हम शिक्षित होते हैं, तो शिक्षित होना यानी क्या, शिक्षा लेना यानी क्या, शिक्षा लेने के बाद में क्या, तो उसको कहते हैं कि लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करना, जो पढ़ रहे हैं उसको डेवलप करना, उसको इवॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंटली बात करें। उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करना, जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर सोच विचार करना। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात बुद्ध कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट वाली जो बात मैं कह रहा हूं और मेरा भाषण भी उसी से समाप्त करूंगा मैं, वो लास्ट में कहते हैं, पहली लर्निंग कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज को आपको डेवलप करना है। सेकंड वो कहते हैं कंटेम्पलेशन करना है। कंटेम्पलेशन यानी वो जो बात आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर सोच विचार करना, थॉट जनरेट करना, थॉट जनरेट करना। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ पढ़ा लिखा मेरे भाई उसको एक्शन में लाना। अब होता ही है कि हम लोगों ने पढ़ तो बहुत लिया, समझ तो बहुत लिया, जान भी बहुत लिया, लेकिन उसको एक्शन में कब करेंगे? तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है यही हमें नहीं पता, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा हम लोग कर रहे हैं। सो एक्टिविज्म का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है साथियों। जो बुद्ध ये कह रहे थे तो उसको मैं हिंदी में कैसा ले रहा था, उसको ये हिंदी में ऐसा लेता हूं, मैं इसको हिंदी में ऐसा बोलता हूं कि पढ़ना, समझना और चल पड़ना। पढ़ना, समझना और चल पड़ना। और जो चल पड़ता है, जो एक्शन में आता है, वही जो है, जो हमारे महापुरुषों को हम लोगों से जो अपेक्षित था, एक प्रबुद्ध भारत। तो ये प्रबुद्ध भारत के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक थिंकिंग क्लास, एक थिंकिंग सोसाइटी का निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब एक्टिविज्म में प्रॉब्लम यह हो रहा है कि एक्टिविज्म कौन करता है। अब राह चलते हर एक, मेरा जो पोस्ट है, मेरे पोस्ट का नाम है सोशल सर्विस सुपरिटेंडेंट। एक जमाने में भारत सरकार या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में इसे कहती थी सोशल वर्कर। और बाद में ये रियलाइज हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का आदमी जो है वो सोशल वर्कर कैसा हो सकता है, उसे प्रोफेशनल कुछ डिग्री देनी चाहिए, तो उसे सोशल सर्विस सुपरिटेंडेंट का, समाज सेवा अधीक्षक कहने लगे। तो ये जो रोज की एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ये समाज सेवा के लोग बहुत चौक चौक पे बैठे हुए हैं, ये स्क्वायर पे बैठे हैं, हर एक गली में बैठे हुए हैं, हर समाज सेवा बैठा है। एक्टिविज्म जो होता है साथियों, एक्टिविज्म मीन्स व्हाट, जो एक्टिव होता है, जो बात समझ गई हमें, उसको एक्टिवली हमने आत्मसात कर लिया। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। जो एक्टिवली हमने समाहित कर लिया अपने आप में, उसको लीड करना, उसे लीड करना। और जो लीड करता है वही एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रहता है। जो लीड नहीं करता है, जो मात्र बैठा रहता है, जो मिथ्या दृष्टि में अपने आप में बहुत हैप्पी है,
ऐसे व्यूज में लेकर वो कभी भी एक्टिव नहीं होते हैं। उसे बुद्धिस्ट शब्दों में हम मैकेनिकल थिंकिंग में बात करते हैं, हम मैकेनिकल व्यूज में रहते हैं। वो मैकेनिकल व्यूज क्या कहता है? वो मैकेनिकल व्यूज ये कहता है कि आंदोलन जो चल रहा है पूरे देश में, मैं इस गली चौराहे की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, जो वाद चल रहा है, जो विवाद हो रहा है, यह आंदोलन के ऊपर हम लोगों का क्या व्यू पॉइंट तैयार हो रहा है। तो हम लोग इस बात से बहुत खुश है कि मैकेनिकल व्यूज जो बन रहा है, मैकेनिकल दृष्टिकोण जो हम लोगों ने क्रिएट किया अपने आप को, क्योंकि हमको वैसा पढ़ाया गया है, वैसा पढ़ाया गया है। तो ये पढ़ाया गया जो है उसको हमें अभी ब्रेक करना है, उसे थोड़ा सा बाहर निकलना है। और ये बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, हमने बाहर निकलने के पहले इस मैकेनिकल थिंकिंग में क्या कर लिया, जो तांत्रिक लेवल पे हम लोग समझ रहे थे कि आंदोलन में मेरा प्रेजेंस है, मैं आंदोलन में आपके साथ में सहभागी हूं, लेकिन तन मन धन मेरा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उस आंदोलन को ऊपर लाने के लिए मेरा तन मन धन इन्वॉल्व नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंट हूं। तो भाई तेरे प्रेजेंट रहते हुए भी अगर उस आंदोलन में गति नहीं मिल रही है, तेरी एनर्जी नहीं मिल रही है, तेरा टैलेंट नहीं मिल रहा है, तेरा टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसे एक्टिविज्म कैसा कहेंगे? साथियों, ये एक्टिविज्म जो होता है उसे हर एक व्यक्ति को जो बात समझ गई उसने लीड करने के लिए फ्रंट लाइन में खड़ा होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो एक्टिविज्म होगा। नाउ द पॉइंट इज कि इतने साल से 1956 से लेकर 2023 आ रहा है। अब मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है तो मुझे उसका कैलकुलेशन नहीं पता कितने साल हो गए, लेकिन 56 से 23 को अगर कैलकुलेटर हो आपके पास में तो इमीडिएटली कर लीजिए। कितना साल होगा मैडम? 60? ओके, आइंस्टाइन बैठे हैं यहाँ पे, थैंक यू। तो ये 69 इयर्स हो गए सर, एक 69 इयर्स, राइट? ठीक है, चलो 19-20 पकड़ लो यार। अब हुआ यूं कि जो 67-69 इयर्स का जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को अगर आप कंपेयर करेंगे 108 साल के क्रांतिकारी इतिहास का, जब सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा फुले ने एक्टिविज्म को जन्म दिया, 108 साल के क्रांतिकारी इतिहास को हम बोलते हैं 1848 के इतिहास से जो क्रांति शुरू हुई, जो 1956 तक हुई, उसको 108 साल का क्रांतिकारी इतिहास बोलते हैं। उस 108 साल के क्रांतिकारी इतिहास में उन महापुरुषों ने, सावित्री फुले, फातिमा शेख और हमारे अगिनत कितने तो भी लोगों ने, शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक के इतने महापुरुषों ने 108 साल का क्रांतिकारी इतिहास चलाया। साथियों, आज 23 में इसका कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत वेल ऑफ है, बहुत अच्छे प्रगढ़ है। नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनटीआई में आप लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है, मुझे लगता है 1858 में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फातिमा शेख को नहीं मिली होंगी। वो एजुकेशन लेने की फैसिलिटी नहीं थी। ये जो सावित्री यहाँ पे बैठी हुई है, ये जो महात्मा फुले यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये स्ट्रगल नहीं दिखा। आप लोग ये स्ट्रगल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रगल, ये बाय प्रोडक्ट अगर विवेक रत्न और उनके जैसे कई विचारवंत और थिंकर्स, एक्टिव थिंकर्स अगर नहीं होते थे, तो हम लोग लोकमित्र जैसे लोग नहीं हो रहे थे, तो इतना बड़ा ये जो वैभव है ये हम लोगों को नहीं मिला रहता। ये बात को समझना पड़ेगा कि ये इतिहास गवाह है और ये प्रेजेंट इतिहास बन रहा है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अब हुआ यूं कि ये जो बातें सारी मैं कह रहा हूं 108 साल का इतिहास से लेकर 2023 तक, जब मैं ये कह रहा हूं तो ये जब मैं कह रहा हूं तो ये रियलाइजेशन है कि मात्र ये मेरा बोलना नहीं है, तो ये मेरा एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। तो साथियों, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंट करता हूं उसका नाम है नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ। नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ 2006-07 में आदरणीय ब्रह्मचारी सुबुद्धि, इनके सपोर्ट से और इनके डायलॉग से, कम्युनिकेशन से हमारे कुछ चंद साथियों ने एक थिंकिंग डेवलप किया, और कुछ चंद साथियों ने एक थिंकिंग डेवलप किया, और उसका बैकग्राउंड ये था कि भारत देश में कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, युवा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होनी चाहिए कि भले ही इसके आइडियाज, आइडियोलॉजी जो है वो फुले, शाहू, अंबेडकर और सावित्री के आइडियोलॉग से हम लोग प्रेरित रहे, लेकिन इन सारे आइडियोलॉग्स का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स पे होने चाहिए।
क्योंकि इन सारे हमारे महापुरुषों को अगर मैं नाम ले रहा हूं तो उन्होंने बुद्धा को फॉलो किया, अगर आप गहरे से उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो। और बुद्धा कोई सो कॉल्ड बाबा साहब की कॉपीराइट नहीं है। अगर आप कबीर को पढ़ेंगे, रविदास को पढ़ेंगे, ये सारे लीडर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि बुद्धा का लिंकेज कैसा है। तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि NNBY नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, अगर ये बुद्धिस्ट यूथ की बात कर रहा हूं तो बुद्धिस्ट यूथ नॉट ओनली फ्रेमवर्क और वो बीच में ये महार कम्युनिटी के तक सीमित नहीं रखना चाहता, बारिंग ऑफ ऑल कास्ट, बारिंग ऑफ ऑल कास्ट। जब मैं बारिंग ऑफ ऑल कास्ट बोलता हूं तो बुद्ध के उस कंपैशनेट ग्राउंड को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, बुद्धा के उस रैशनैलिटी को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, बुद्धा के उस थ्योरी को आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने रैशनैलिटी का नाम दिया था, तर्कवाद का नाम दिया था। तो ये जब रैशनैलिटी की बात करता हूं तो ऐसे समय में न केवल मैं शेड्यूल कास्ट को अपने साथ में समाहित कर रहा हूं, न केवल मैं शेड्यूल ट्राइब्स को अपने साथ में बोल रहा हूं, न केवल मैं ओबीसी के साथ में काम कर रहा हूं, बल्कि मैं रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपने साथ में बात कर रहा हूं। ये जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं साथियों, ये एक्टिविज्म की बात NNBY नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ जब कर रहा था तो 2006-7 में तो शुरू किया, 2011 तक हम लोगों ने एक्टिवली काम शुरू कर रखा था, लेकिन 2011-12 में हमें समझा अगर हम अलग अलग जातियों को जोड़ना है तो बाबा साहब के एनालाइजेशन ऑफ कास्ट, जो अभी विवेक रत्न ने उसका रेफरेंस दिया, और एनालाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में विवेक रत्न जब ये कह रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये बात इंपॉर्टेंटली हमें समझना पड़ेगा कि इस किताब को बार बार पढ़ना जरूरी है। सही में ये बात समझना जरूरी है कि इस किताब को बार बार पढ़ना जरूरी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं एनालाइजेशन ऑफ कास्ट में कि इमिटेशन इज इजी बट इन्वेंशन इज डिफिकल्ट। अनुकरण करना आसान है लेकिन उदाहरण देना बनना है बहुत मुश्किल है। साइमल्टेनियसली उसी किताब में वॉल्यूम नंबर 1 राइटिंग एंड स्पीचेस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेज नंबर 47 या 57 पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं, जो बाबा साहब के भी गुरु थे, बाबा साहब के एकेडमिक जो गुरु थे उनका नाम जॉन डीवी था। जॉन डीवी थे जो अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे। वो जॉन डीवी को पढ़ते हैं और बाबा साहब वहां पे लिखते हैं एनालाइजेशन ऑफ कास्ट में, कम्युनिकेशन इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस टिल इट बिकम कॉमन पोजीशन। Communication is a shared experience till it become common possession। संवाद जो है ये एक व्यक्ति के साथ हम लोगों ने करते रहना चाहिए जब तक सामाजिक भातृकरण की बात नहीं बन पाती है, यानी सोशल एंडोस्मोसिस की बात नहीं बन पाती है। ये शब्द का प्रयोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसलिए कहते हैं कि जब बाबा साहब की किताब पढ़ते हैं तो हमें बगल में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी रखना जरूरी है। उस थिंकर को जब पढ़ रहे हैं, उस मास्टर को जब हम पढ़ते हैं तो मास्टर को पढ़ने के लिए, मास्टर के लेवल की थिंकिंग बनाने के लिए उस लेवल का हमको प्रयास शुरू करना पड़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं, युवा साथी को मैं बार बार ये बताना चाहता हूं, आप लोग डेलिबरेटली सुनिए मेरी बात, क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत स्ट्रगलफुली अगर ये बात को लिखा है, ये बात को समझाया हमें, तो ये बात को समझना जरूरी है हमें कि कम्युनिकेशन यानी क्या कुछ जातियों के बीच की बात किया था, विधि ने कास्ट के सब कास्ट की बात किया था? नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कम्युनिकेशन ये अलग अलग जातियों के बीच में होना चाहिए। नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ को गर्व के साथ कहना पड़ता है कि इस काम की शुरुआत हमने 2006-7 से शुरू की। 2023 में आज महार कम्युनिटी, महार कन्वर्टेड, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड महार जो लोग हैं, जो सबको खुद को बुद्धिस्ट बोलते हैं, वो बुद्धिस्ट अलावा भी जो है वो शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में कई जातियां, इन सारे जातियों का और उसमें भी लड़के और लड़कियों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन उस नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ में एक्टिवली हम लोग कर रहे हैं। ये बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ अगर ये कर रहा है तो इसका बेस लाइन, इसका फाउंडेशन जो है बुद्धिज्म है, और वो बुद्धिज्म न केवल हम लोगों को डायरेक्ट बाबा साहब से तो सिर्फ कन्वर्जन मिला, लेकिन एजुकेशन कैसा मिलेगा? तो एजुकेशन के लिए हमें धम्मचारी और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा थिंकिंग टैंक डेवलप जो है वो हमें मिला। इंस्टीट्यूशंस मिले, रिसोर्सेस मिले, और इस इंस्टीट्यूशंस और रिसोर्सेस को जब हम लोगों ने आत्मसात किया, एक्सेप्टेबिलिटी दिखाया, तब जाके
जो बाबा साहब को अभिप्रेत था, बाबा साहब जिनको अपना मास्टर्स कहते थे, बुद्ध को मास्टर कहते थे, ही इज माई मास्टर। तो हमारे मास्टर का मास्टर जो है, अगर वो मास्टर को अगर हमको अंगीकृत करना है तो उसको हमने पढ़ना पड़ेगा और तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो व्हाट बाबा साहब वाज थिंकिंग, ये एनएनबीवाई ने जो किया, ये एनएनबीवाई ने एक रिसोर्सेज के बारे में किया। अब मैं आपके सामने मैं सोल्यूशन के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोल्यूशन, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन का कुछ सोल्यूशन मिलना चाहिए। और वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, बाबा साहब को अभिप्रेत था कि एजुकेटेड एम्प्लॉय शुड लीड द क्लास। वो एजुकेटेड एम्प्लॉय का नाम नहीं लिया था उन्होंने, वॉल्यूम नंबर 7 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके पेज पे वो लिखा था इंटेलेक्चुअल क्लास की डेफिनेशन। और इंटेलेक्चुअल क्लास के डेफिनेशन में इंटेलेक्चुअल क्लास के बारे में कहा था वो दे कैन लीड द सोसाइटी। यहाँ पे युवा साथी बैठे हुए हैं, हम युवा साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं, वाइंड अप करते हुए ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने, हम इंडिविजुअल्स में मॉरल एजेंट्स है, इंडिविजुअल मॉरल एजेंट्स है। एक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, वो नैतिक जिम्मेदारी ये है जो कुछ हमने पढ़ा है उसको सोसाइटी को पे बैक करना है। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। इफ दिस पीपल आर डूइंग by sacrificing their family, their society, their all time, talent and treasure, तो ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने हमको ये समझाया है। साथियों, तो ये सोशल एक्शन प्लान, सोशल एक्टिविज्म करने के लिए सोशल एक्शन प्लान हम लोगों ने एकीकृत करना चाहिए। और वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा साहब खुद कहते थे, हम लोगों ने ही बोल दिया कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अभी क्या करना है? एक्शन प्लान में मैं 2-3 बातें, आउटकम में हम लोग क्या चाहते हैं सर, कि हम लोग ये डिस्कशन, ये सेमिनार्स तो लेते हैं, लेकिन ये सेमिनार्स के साथ में क्या होता है, हम लोग, मैं 2 बातें आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, हमारे अपकमिंग साथियों को, हमारी यंग जनरेशन को अपील करना चाहूंगा, और हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए सीनियर मोस्ट साथी है, रिस्पेक्टेड साथी है, उनको भी बताना चाहता हूं कि इसका आउटकम क्या होना चाहिए। इसका आउटकम 2 चीजों में होना चाहिए। एक, हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना चाहिए, संस्था को डेवलप करना चाहिए। संस्था को डेवलप करने के साथ साथ सेकंड और इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी खुद की पब्लिकेशन विंग्स होनी चाहिए। अब पहली बात, इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस, हम लोगों ने अपनी स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ओपन किया था, बाबा साहब अंबेडकर ने मिलिंद कॉलेज ओपन किया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 52 लोगों को 2 बैचेस में पढ़ने के लिए भेजा, और वो लोग पढ़ के नहीं आए, पढ़कर आए तो वो सरकारी नौकरी करने के बाद बंगलों में जो गए तो वो अंदर ही मर गए और मरने के बाद ही बाहर आए। ये एजुकेटेड एम्प्लॉय लोगों से एक्सपेक्टेड बाबा साहब को नहीं था। बाबा साहब को ये एक्सपेक्टेड था, दिस एजुकेटेड एम्प्लॉय विल लीड द सोसाइटी एंड दिस इंटेलेक्चुअल क्लास विल लीड द सोसाइटी। अगर ये इंटेलेक्चुअल क्लास की डेफिनेशन है तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं और आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को सही में बाबा साहब और फूले, सावित्री और फातिमा के अगर लड़के लड़कियां हैं तो आप लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला, इस इंस्टीट्यूशन में 8 मंथ का कोर्स, ये 8 मंथ्स का नहीं, ये 800 साल का इतिहास बनना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग रहने चाहिए। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पब्लिकेशन में क्या होना चाहिए? पब्लिकेशन में 3 चीजें हम लोगों ने खड़ी करनी चाहिए। एक, पब्लिकेशन, पहला हमारा एकेडमिक पब्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा पब्लिकेशन, हमारे राइटर्स, हमारे थिंकर्स जब लिखते हैं और अमेज़न के थ्रू जब भेजते हैं तो वो पब्लिकेशन, वहां से अमेज़न वाला जब हम किताब खरीदते हैं तो 1000 रुपए की, 700 रुपए की, 2000 की, 4000 की किताब हम लोग लेते हैं। अगर हमारे थिंकर को हमारा पब्लिकेशन यूनिट मिलता है तो मुझे लगता है यही किताब, हमारे साथी लोग जो बार बार ये बोलते कि मैं गरीब हूं, वो बंदा कम से कम 100 रुपए की किताब तो ले सकता है, 200 की किताब ले गया। ये थिंकिंग विजन बहुत दूर होना चाहिए, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 4 पब्लिकेशंस निकाले थे। बहुत दूर का सोचा था बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत से लेकर प्रबुद्ध भारत तक जो भी लिखा था, मूक नायक से प्रबुद्ध भारत तक जो भी लिखा था, वो बात को आप लोगों ने थिंकिंग करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट साथियों, हम लोगों ने पब्लिकेशन में सेकंड मूवमेंट का पब्लिकेशन करना चाहिए, जो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन उसको अलग तरीके से पब्लिकेशन करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो पब्लिकेशंस हमारी अपकमिंग जनरेशन जो यहां पे बैठी हुई है, मैत्री रत्न की लड़की दिखती है, ये जनरेशन को भी वो देते आना चाहिए। साथियों, द आयरनी इज दिस, आई एम कंक्लूडिंग माय टॉक। आयरनी इज दिस, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चेयर नागपुर यूनिवर्सिटी में है। आपको ये बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चेयर अपने हमारे
ब्रह्मचारिणी शाक्य वजह भी बैठी हुई है, सॉरी टू से दिस, लेकिन आयरनी की है ये कि एक अंबेडकर चेयर में हर साल तकरीबन 40 से 60 की तादाद में लोग एमए पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, एक ईयर में। मैं पिछले 15 साल के पीछे नहीं जाना चाहता हूं, मैं 5 साल का एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। अभी पिछले 5 साल में 5 गुणिला 60 करोड़ टका कितना होता? 5 मल्टीप्लाइड बाय 60, 5 6 30, 300 बराबर है। 300 लोग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अंबेडकर चेयर से आए, और 300 लोगों में से कितने 3 लोगों ने एक क्रांतिकारी इतिहास के लिए पहल किया? यह सवाल आपके सामने मैं छोड़ता हूं। हम मियर एकेडमिक एजुकेटेड नहीं होना चाहते साथियों, हम मियर एकेडमिक एजुकेटेड और लिटरेट नहीं बनना चाहते। तो जो पढ़ा है, जो समझा है, उसके ऊपर सही में चल पड़ सकते क्या? ये सोशल एक्टिविज्म है। इस बात के ऊपर, इस बात को आपके सामने छोड़कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा इस थॉट के साथ में कि फुले शाह अम्बेडकर और बुद्ध के विचार को अगर जागा रहना देना है, जागते रहने देना है, तो आपको जिंदा रोज 24/7 रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय बुद्ध।